तो हम पढ़ रहे थे गैसीय स्टेट के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर में दो स्टेट के बारे में पढ़ना है, वन इज गैस, सेकंड इज लिक्विड। सॉलिड को हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इस गैस में सबसे पहले हमको पढ़ने थे लॉ, क्या पढ़ने थे? लॉ। लॉ में से हमने फर्स्ट का स्टडी किया था जिसको हमने बोला था बॉयल्स लॉ, ठीक है। ओके, इसका डेरिवेशन भी देखा था, इसका फॉर्मूला भी देखा था। तो बॉयल्स लॉ जो होता है उसमें पहली कंडीशन देखा था, इसमें किसके बीच का रिलेशन हमको देखना है, ठीक है। तो पहले हमने देखा था इसमें जो हमको रिलेशन देखना है वो देखना है प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों का रिलेशन देखना है। जब हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तब क्या कांस्टेंट होना चाहिए ये याद रखना है पहले, ठीक है। क्योंकि जब इन दो प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक साथ तीनों को चेंज करेंगे तो रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, इसलिए। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट, ठीक है। फिर देखा था इफ हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, तो रिलेशन था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था। हमको इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, तो साइन को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल कांस्टेंट के लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट इज P इक्वल्स टू K अपॉन V, वेयर K इज अ कांस्टेंट। फिलहाल यहाँ पे हमने K को ले लिया कांस्टेंट। तो इसमें ऐसा होगा P मल्टीप्लाइड बाय V इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, ये हमने देखा था। अब दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर कितना रहेगा P1 और वॉल्यूम कितना रहेगा V1। इसका डेरिवेशन लास्ट में देखा था, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा K, क्या रहेगा K। फाइनल कंडीशन के लिए जाते हैं तो क्या रहेगा, दैट इज P2 V2 इक्वल्स टू K। इफ हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो दैट विल बी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इफ आपको किसी ने पूछा P1 V1 क्या है तो क्या लिखेंगे, P1 इज द इनिशियल प्रेशर वेयर V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, P2 इज द फाइनल प्रेशर एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू P2 अपॉन V2। और इसके हिसाब से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन यही पे खत्म नहीं होते हैं इसके क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर भी आते हैं। मतलब एक आपको ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें प्रेशर के साथ रिलेशन क्या रहेगा। तो पहले क्या करते हैं, जो 4 मेन लॉ आते हैं उनको पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ने के बाद हम लोग इनके ग्राफ देखेंगे। मतलब एक लॉ में 4 या 5 ग्राफ आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ किसका है, ये लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लॉ पढ़ लेते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पे जो दूसरा लॉ हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। निकले के लिए टाइम दूंगा मैं थोड़ा सा, अभी ध्यान दे रहे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में सबसे पहले ये देखना है किसके बीच का रिलेशन बताता है। इसने किसके बीच बताया था, प्रेशर और वॉल्यूम। ये बताता है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जब हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो कुछ बातें बाकी के कांस्टेंट रखनी होगी। तो यहाँ पे जो बातें हम लोग कांस्टेंट रखने वाले हैं वो रहेंगी प्रेशर और साथ में n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। हम पढ़ किसके बारे में रहे, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमने कंटेनर लिया है। सो हियर हैविंग वन कंटेनर, इन दिस कंटेनर देयर हैविंग सम गैसियस पार्टिकल, और ये जो गैसियस पार्टिकल दे आर इन रैंडम मोशन, और इन रैंडम मोशन की वजह से इनके पास जो एनर्जी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इन गैसियस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है उसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे 100 गैसियस पार्टिकल, तो नंबर ऑफ मोल्स 100 ले लेते हैं, तो n का वैल्यू फिक्स हो गया और n तक हमको चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। अब ये गैसियस पार्टिकल यहाँ पे मानते हैं कि टेम्परेचर कितना है T1। आफ्टर सम टाइम, मतलब ये टेम्परेचर T1 पे जब रहेंगे तो रैंडम मोशन पे रहेंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी मान के चलते कि कोई भी एक वैल्यू है।
इफ हम इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये गैसियस पार्टिकल इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, वॉल के सरफेस के ऊपर कोलाइड करेंगे ना, और जब ये गैसियस पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड होंगे तब यहाँ पे वो क्या करेंगे? प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। तो पहले भी ये कोलाइड हो रहे थे, अभी भी ये कोलाइड होंगे, तो कौन सा कोलिजन स्ट्रॉन्ग रहेगा? मोर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा था तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तब यहाँ पे जो होने वाला कोलिजन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होने वाला प्रेशर है वो कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अब प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको प्रेशर क्या करना है? तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इसमें देखो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन क्या है? आप वॉल्यूम को कम करते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ गया, लेकिन कंडीशन ने ये बोला है कि आपको प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, आपको प्रेशर को, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे या कम करोगे? देख समझा? देखो पहली बात लिखता हूँ, इफ मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये कंडीशन ने बोला है कि आपको प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या करोगे? वॉल्यूम को बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब हम वॉल्यूम को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। किसी ने पूछा आपने वॉल्यूम को इंक्रीज क्यों किया? तो रीजन क्या रहेगा? प्रेशर जो बढ़ रहा था उस बढ़ने से रोकने के लिए हमने इसको वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तो हमको रिलेशन किसके बीच में देखना है? टेम्परेचर वॉल्यूम। तो क्या रिलेशन मिला? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता है। दूसरी बात, इफ हम टेम्परेचर को कम करते हैं, कुछ लोग ये भी पूछे सर ये तो बढ़ाने के लिए और कम के लिए क्या? वाइस वर्सा। इफ हम टेम्परेचर कम करते हैं तो कम होगा, तो प्रेशर कम होगा। फिर प्रेशर को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही हो रहा है कि हम जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना वॉल्यूम कम रहेगा, और यही रिलेशन हमको यहाँ पे देखना था। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो रिलेशन लिखता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर? साइन हटाना है, कांस्टेंट यूज करेंगे, K लेते हैं तो क्या रहेगा? V equals to K into T, where V is the volume, T is the temperature, K is the constant। तो ये बन जाएगा V upon T equals to K। मतलब V और T का जो फ्रैक्शन रहेगा उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने बोला इनिशियल कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? V1 upon T1 equals to K। फाइनल कंडीशन के लिए रहेगा V2 upon T2 equals to K। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो V1 T1 equals to V2 upon T2। हो गया? अब ऐसा भी कर सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज को, क्वांटिटी को सिमिलर साइड में लेके आ सकते हैं। इफ ऐसा करेंगे तो क्या होगा? V1 upon V2 equals to T1 upon T2। और ये बताने का काम कौन करता है? क्लियर? समझा नहीं समझा? ओके है? एक आध छोटा सा क्वेश्चन देख लेते ताकि पता तो चले कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कल हमने तो क्वेश्चन देखे थे, उसमें क्या हुआ था? कंफ्यूजन हो रहा था। पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था इंक्रीज बताया था, और दूसरे में डायरेक्टली फाइनल बताया था, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी वहां पे कुछ लोगों की। अब मैं बोलता हूँ कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम वाज 3.5 लीटर। ठीक है? उस टाइम पे जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 298 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन मिलेगा। ठीक है? इफ हम वॉल्यूम डिक्रीज बाय
1.2 liter, then what will be the final temperature? क्वेश्चन समझा नहीं समझा? ध्यान दो, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है? क्वेश्चन को समझना सीखो पहले, कैलकुलेशन तो बाद में भी कर लोगे। इनिशियल वॉल्यूम था 3.5, इनिशियल टेम्परेचर था 298 केल्विन, फिर वॉल्यूम डिक्रीज बाय 1.2 लीटर, तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना है? समझ में आ गया? ओके, 30 सेकंड आपके पास है, बिना कुछ आंसर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्पेशली जब क्वेश्चन होता है तब। इंटरनल डिस्कशन के लिए कोई जगह नहीं है। पेन मांग रहा था, पेंसिल मांग रहा था, बोलना ही नहीं है। ठीक है, इधर कर एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे एक आदमी है ए, और इस आदमी का वेट है 60 kg। कितना? 60 kg, ठीक है? अब ये बोलता है इसका वेट डिक्रीज हुआ, और इसने बोला है डिक्रीज बाय 20, वेट डिक्रीज बाय 20, ठीक है? और दूसरा उसने वर्ड यूज किया वेट डिक्रीज टू 20। दोनों सेम है? इफ हम इसको इनिशियल वेट लेते हैं तो इसका फाइनल वेट कितना होना चाहिए? डिक्रीज बाय लिखा हुआ है, मतलब 20 से कम हुआ, तो 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40 kg। इसका मतलब होता है डिक्रीज टू 20, इसका मतलब 20 तक कम हुआ, तो इसमें फाइनल जो रहेगा वो कितना रहेगा? दोनों डिफरेंट है। कंफ्यूजन कभी कभी यहाँ पे होता है, इसलिए सिंपल एग्जांपल से बताने की कोशिश की मैंने, ठीक है? ये समझ में आ गया? डिक्रीज बाय एंड डिक्रीज टू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ ये भी हो जाती है। इनिशियल वॉल्यूम लिखा है, तो मैं यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना लिखूं? 3.5 लिखूं, ठीक है? इनिशियल टेम्परेचर, तो दैट इज T1 विल बी 298 केल्विन। अब उसने बोला है T2 कितना रहेगा? सॉरी, T2 नहीं, 3.5 माइनस 1.2, क्योंकि उसने डिक्रीज बाय लिखा है, मतलब उतने से कम हुआ। कितने से? 1.2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2.3 लीटर। तो उन्होंने पूछा क्या है? T2 का वैल्यू कितना रहेगा? फॉर्मूला ये है V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। V1 कितना है? 3.5, V2 कितना है? 2.3 इक्वल्स टू 298 केल्विन अपॉन x। Therefore x equals to 2.3 into 298 divided by 3.5। तो
करो कैलकुलेट, ठीक है, समझा नहीं समझा ऐसे काम। क्लियर हो गया? ऐसा है बी, ये लिखना था, लिखा। एक मिनट सफिशिएंट है? हाँ चलो वॉलिस तो हो गया था ना? हाँ सर। Completed? ओके, नेक्स्ट थर्ड लॉ, उसको बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। This law tells about the relation between, अभी तक क्या हो गया था, प्रेशर वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये बताता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट। क्या रहेगा दोनों का रिलेशन? टेम्परेचर को बढ़ा के तो प्रेशर थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर P is equals to K into T, therefore P divided by T equals to K। सही है? क्लियर है ना? Yes, sir. ये इनिशियल के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा? P1 upon T1 equals to K। ये फाइनल के लिए यूज करेंगे तो P2 upon T2 equals to K। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो P1 upon T1 equals to P2 upon T2। सेम क्वांटिटी सेम साइड में लेके आएंगे, P1 upon P2 equals to T1 upon T2। सिंपल हो गया।
क्लियर है? क्लियर। Yes, sir. तो ये था गिल-स्टैक लॉ। फोर्थ वाला आता है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कॉपी क्लोज कीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। जितना बात करेगा तो बाद में बोल देना, टाइम मिलेगा। ठीक है, अब रही बात एवोगैड्रो लॉ की, तो इनडायरेक्टली इस लॉ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मोल कंसेप्ट में सेम बात यहाँ पे है। पहली बात, ये किसके बीच का रिलेशन बताता है? तो ये रिलेशन बताता है नंबर ऑफ मोल्स एंड नहीं, ये तो मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला मोल्स फाइंड करने, हम उसी कंसेप्ट को यूज यहाँ पे करना है। लेकिन ये जो है ना, ये रिलेशन बताता है। आपने एवोगैड्रो नंबर के बारे में गए, मैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब तो वही है जो आपने बोला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है। अभी तक ये कांस्टेंट बैठा था, कौन बोल रहा है कि अब हम चेंज होंगे। कांस्टेंट क्या रहेगा? ठीक है, अब देखो, डांसिंग बॉल देखा हमने, छोटा वाला घूमते रहता। अब डांसिंग बॉल को हमने स्पीड से, पर्टिकुलर स्पीड से फेंक दिया, तो वो क्या करेगा? वॉल के ऊपर कोलाइड होगा। और जब वॉल के ऊपर कोलाइड होगा तो वॉल के ऊपर वो क्या करेगा? प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि यहाँ इस क्लासरूम में 10 डांसिंग बॉल हमने एक साथ फेंक दिए, तो कितने पार्टिकल की वजह से प्रेशर रहेगा? 10। सही है ना? स्पीड कांस्टेंट रखते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो स्पीड कांस्टेंट है। तो पहले कितने पार्टिकल हमारे पास है? 10 मोल्स मान लेते हैं। अब मैंने 20 मोल्स फेंक दिए सेम टेम्परेचर पे, मतलब सेम काइनेटिक एनर्जी से, तो अब कितने पार्टिकल के वजह से प्रेशर रहेगा? 20। तो पहले 10 के वजह से था, अब 20 के वजह से टेम्परेचर उतना ही। सही है, तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? क्योंकि पहले पार्टिकल कितने की वजह से था? पहले प्रेशर कितने पार्टिकल की वजह से था? 10, और अभी है 20। स्पीड तो उतना ही है, मतलब टेम्परेचर उतना ही है, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो पहले 10 पार्टिकल कोलाइड हो रहे थे, अब 20 पार्टिकल कोलाइड हो रहे थे। सिंपल सी बात है, पहले का प्रेशर कम था, अभी का प्रेशर। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए किसको चेंज करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े थे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े तो प्रेशर बढ़ा। लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। समझा नहीं समझा? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उतने वॉल्यूम ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। समझे? देखते एक बार कैसे। सपोज मैं बोलता हूँ कि मैंने H2 का रिएक्शन N2 के साथ किया, सही है, और इनका रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे मुझे अमोनिया मिला। कितना मिला? अमोनिया। जब भी कोई रिएक्शन लिखते हो तो पहला काम हमारा होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। अब बैलेंस हो गया। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है आपको? मैंने बताया था
हाँ ठीक है, वेरी गुड। 3, 1, 2 दीज आर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, 1, 2। ओके, अब मैं लिखता हूँ इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब आते हैं मोल वाले कंसेप्ट के ऊपर। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 3 रहेगा 3 × 22.4 लीटर, ये रहेगा 22.4 लीटर, ये रहेगा 2 × 22.4। ठीक है, अब इसके मोल्स कितने हैं, 1, तो वॉल्यूम कितना है 22.4। सपोज मैं इसके मोल्स 2 करता हूँ तो वॉल्यूम मतलब इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। और ये जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, इस प्रकार से। समझा नहीं समझा, ठीक है ना। तो जो हमने पहले पढ़ा था उसी को यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते फिर लिखना, ठीक है। ओके, हाँ इसको लिखेंगे, सो दैट विल बी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ऐसा लिखा हमने, तो इसको लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू k। अब बात वही आती है, इनिशियल के लिए रहेगा v1 और n1, फाइनल के लिए रहेगा v2 और n2। तो बाद में आएगा v1/n1 इक्वल्स टू v2/n2। लिख लोगे, लिखो जल्दी। ये हो गया लिख के, क्या उससे बोला, ठीक है। चलो कॉपी क्लोज कर दो फिर। अभी हमको ग्राफ देखने हैं। पहले मैंने बोला मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, मतलब किसके हिसाब से, वॉल्यूम में। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखा था हमने। तो इफ मैंने यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है तो ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा। इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे, ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा या इंडिपेंडेंट रहेगा। देखो तीनों का मतलब बताता हूं मैं। इफ हम किसी एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, इसका मतलब वो ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सब। इफ कभी ऐसा होता है हम किसी चीज को, एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही है, मतलब ये मान के चलते कि हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग। ये तब आएगा जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरे क्वांटिटी के वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मान के चलते कि जब प्रेशर कम था, इतना था, पर इतना वॉल्यूम था, तब प्रेशर मान के चलते कि इतना था, एग्जांपल लेते हैं। फिर हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, फिर देखा तो प्रेशर अभी भी उतना ही है। इसका मतलब वॉल्यूम का और प्रेशर का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि वो इंडिपेंडेंट होना। तो इंडिपेंडेंट में एक एक्सिस को स्ट्रेट लाइन में आता है, समझा नहीं समझा, ठीक है। तो ग्राफ तीन प्रकार के, या तो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है तो इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है। हाँ। अब मैंने बोला प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग आना चाहिए, तो ग्राफ जो रहेगा वो ऐसे कम हो रहा है, सही है।
अब मैंने बोला यहाँ पे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ये टी कांस्टेंट था, टी कैसा था? कांस्टेंट। टी कांस्टेंट का मतलब टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज। यस। In that condition. अब देखो मैंने बोला कि अभी सपोज मतलब गर्मी बढ़ जाएगी तो क्लास में एसी लगा दे, उसमें एडजस्टमेंट होता है कितने टेम्परेचर हमको रखना है। अब मैंने बोला कि आपको जितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है क्लास शुरू होने के पहले रखना है, बीच में कोई टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा। तो क्लास शुरू होने से लेकर क्लास खत्म होने तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब कांस्टेंट है। सपोज आपने क्या किया, आज टेम्परेचर रख दिया 26 पे, तो स्टार्टिंग में भी 26 पे था, अभी भी 26 पे, मतलब कांस्टेंट है। अब कल आपको ऐसा लग सकता है ना कि टेम्परेचर उस दिन थोड़ा ज्यादा था, गर्मी लग रही थी, आज टेम्परेचर 23 रखते हैं। तो क्लास शुरू होने के पहले आपने टेम्परेचर 23 रखा, एंड तक 23 था, तो कल भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, आज भी टेम्परेचर कांस्टेंट। का मतलब होता है उस प्रोसेस को शुरू करने से लेकर उस प्रोसेस को खत्म करने तक आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा टेम्परेचर उतना ही लोगे, आप बाद में टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, लेकिन आप चेंज करोगे तो कब? शुरू होने के पहले। और आपको कब तक मेंटेन करना है? वो खत्म होने तक। बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हमेशा उतना ही रहेगा, वो प्रोसेस पूरा होने तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, मतलब जब हमने यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, तब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने तो ग्राफ प्लॉट किया था टेम्परेचर कांस्टेंट पे, तो यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर रखा था वो था T1। कितना था? T1। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं और यहाँ पे T1 लिख दिया मैंने। T1 कितना है मुझे पता है। बाद में क्या किया मैंने, फिर से ऐसा ही ग्राफ प्लॉट किया, उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज करके किया, और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था? T2। और उस टाइम पे मुझे ग्राफ जो मिला वो ऐसे मिला, तो सही तो है ग्राफ, कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा? T2। मुझे स्टार्टिंग में लिख के रखा था एक जगह कि T1 कितना है और T2 कितना है। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ तो जिस पेज के ऊपर मैंने लिखा था T1 कितना है और T2 कितना है वो गुम हो गया। अब मुझे ये फाइंड करना है कि T1 और T2 दोनों में से दोनों का रिलेशन क्या रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं समझा? पहले एक्सपेरिमेंट मैंने T1 टेम्परेचर पे किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो यहां से लेकर यहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट रखा मैंने, तो ये ग्राफ मिला मुझे पहला वाला। फिर मैंने बोला चलो एक बार टेम्परेचर चेंज करके देखते क्या रिजल्ट आता है। उसमें भी देखा उस दूसरे टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, तो वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, हमको सेम तरीका का ग्राफ मिला। लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से इनका ग्राफ जो रहेगा वो अलग अलग पोजीशन पे आ गया। जिस पेज के ऊपर मैंने लिख के रखा था कि T1 कितना है T2 कितना है वो गुम हो गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि T1 कितना है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये दोनों कांस्टेंट सेम है। समझ में आ रहा है? Yes. अब ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है। 30 सेकंड 20 सेकंड देता हूँ, सोच के देखो फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इस टाइम पे सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं, माना अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो बचा कौन? और यहाँ पे कौन है? टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों का रिलेशन देखना है हमको। सही है, किसको कांस्टेंट रखना है? वॉल्यूम को। तो अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं मैं और ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इतना है, इसको मैंने बोल दिया Vx। कितना है? Vx। ठीक है, तो Vx वॉल्यूम पे T1 ग्राफ जो रहेगा ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा P1। क्यों P1 बोला मैंने?
क्योंकि हमने जो कांस्टेंट वॉल्यूम लिया वो कितना है Vx, और इस Vx वॉल्यूम पे T1 टेम्परेचर पे जितना प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे P1। ओके, अब T2 टेम्परेचर पे जो प्रेशर रहेगा इसको बोलेंगे P2। फाइनल, सही है। अब आप मुझे बताओ P1 और P2 में से किसका वैल्यू ज्यादा है? P2 का वैल्यू ज्यादा है ना, तो यहां से मान सकते हैं कि P1 और P2 में से P2 का वैल्यू ज्यादा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। कहाँ पे था ये वाला? प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब पहले का प्रेशर कम था, बाद का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि हमने एक को कांस्टेंट लेके, देखो ये एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट नहीं है, हमको इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना था, इसलिए हमने किसी एक को कांस्टेंट लिया। तो जितना प्रेशर कम, इसका मतलब टेम्परेचर कम। नहीं समझा? ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट लिया। ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, इसको हम बोलते हैं T1, इसको बोलेंगे T2। यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा है प्रेशर। कोई बात नहीं, प्रेशर को कांस्टेंट लेके देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर लेता हूं मैं वो कितना लेता हूँ Px, कांस्टेंट है, तो ये रहेगा Px। तो यहाँ पे जो रहेगा इसको हम बोलेंगे V1, और यहाँ पे जो हमने प्लॉट किया था इसको हम बोलेंगे V2। सही है। इफ हम V1 और V2 इन दोनों का रिलेशन देखने हैं तो V2 का वैल्यू बड़ा है। तो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना वॉल्यूम कम उतना टेम्परेचर कम, या जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं T1 और T2 में से T2 का वैल्यू ज्यादा। नहीं समझा? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो ऐसे ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये वाला जो ग्राफ था वो इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग? हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम। क्या आएगा? सही, इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि ये था P वर्सेस V, ये है P वर्सेस 1/V। सही है। अब इसी हिसाब से बाकी की चीजें रहेंगी। समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला यहाँ पे 1/P लेना है, और यहाँ पे हम लोग 1/V लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस प्रकार से हम बॉयल्स लॉ के हिसाब से देख सकते हैं कि उसका ग्राफ जो रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा। सर ग्राफ कर्व लाइन होगा कि स्ट्रेट लाइन? नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि चेंज कैसा है। इफ चेंज जो होता है वो फिक्स्ड होता है कि मतलब इतना करेंगे तो इतना ही चेंज होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इफ चेंज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, कम ज्यादा होता है, तो वो कर्व आएगा। ठीक है। तो नॉर्मली जो डिक्रीजिंग वाला होता है वो कर्व आता है, क्योंकि इसमें जो चेंज होता है वो कैसा होता है? वो तो अनइक्वल होता है। चेंज इक्वल रहेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, चेंज अनइक्वल रहेगा तो वो कैसा आएगा? कर्व लाइन आएगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कर्व लाइन के हिसाब से करते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर लॉ हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से जाते हैं। ये को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता है कौन सा है? y = mx + c वाला। तो कभी कभी एक वो इक्वेशन फॉलो करता है y = mx + c, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो रहेगा वो हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये डिपेंड करता है कि चेंज किस प्रकार का है। ठीक है। चेंज कांस्टेंट है, मतलब चेंज का जो डिफरेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए। ठीक है। लिख लो।